नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। चेन्नई में ट्रेड यूनियनों ने सरकारी नीतियों के विरोध में कल और आज यानी कि राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया था, तो वहीं दिल्ली में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल का आह्वान किया और केरल में ट्रेड यूनियनों ने सरकारी नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल और बंद का आह्वान किया। और वहीं केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने सरकार की कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध में कल और आज 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। और वहीं विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच की 22 मार्च को दिल्ली में बैठक हुई थी। और वहीं इसमें खतरे के बावजूद रोडवेज, परिवहन और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। वहीं कोयला, इस्पात, तेल, दूरसंचार, डाक, आयकर, तांबा समेत अन्य क्षेत्रों को हड़ताल को लेकर नोटिस भी दिए गए। और बयान के अनुसार बैठक में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि हाल ही के हुए राज्य के चुनावों के परिणामों से उत्साहित केंद्र की सरकार ने मेहनतकश लोगों के हितों के खिलाफ नीतियों को जोर शोर से लागू करना शुरू कर दिया। और कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया गया। और साथ ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी आदि के दाम में अचानक वृद्धि की गई है। और वहीं सार्वजनिक उपकरणों की जमीन को बाजार पर चढ़ाने को लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। और बैठक में इन नीतियों की आलोचना की गई और बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की घोषणा का स्वागत किया गया और उन्होंने 28 से 29 मार्च को बंद का आह्वान किया था। और बयान के अनुसार बैठक में केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्य स्तरीय विभिन्न श्रमिक संगठनों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। मुंबई पुलिस की समाज सेवा शाखा ने सोमवार को एक बार में छापा मारा और 27 लोगों को गिरफ्तार किया और इस दौरान 12 महिलाओं को छुड़ाया भी गया। और उन्होंने कहा कि छापेमारी इस बात की पुष्टि होने के बाद की गई थी और बार में अश्लील नृत्य सहित अवैध गतिविधियां की जा रही। और अधिकारियों ने कहा कि हमने 27 लोगों को गिरफ्तार किया और 12 महिलाओं को बचाया। वही एमआईडीसी पुलिस थाने में गलत तरीके से बंधक बनाने और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। वहीं एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हालिया जनादेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद माजिद ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी में जो गुण है वो विपक्षी नेताओं में नहीं है। वह एनसीपी नेता ने आगे लिखा कि अगर मोदी लोगों के मत जीतते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भी दिखाया जाता है तो उनमें जरूर कुछ अच्छे गुण या अच्छे काम होंगे जिसे कि विपक्षी नेताओं ने नहीं किया। और ये सोचने वाली बात है कि संविधान का उल्लंघन करने, लोगों में नफरत पैदा करने और समाज को बांटने के बावजूद वो कैसे जीतते हैं। और शुरू में विपक्ष कह रहा था कि ईवीएम में हेराफेरी है इसलिए वो जीत रहे हैं, लेकिन अब ये बात मैदान में नहीं टिकती। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि मेमन की टिप्पणी नवाब मलिक की गिरफ्तारी और बीजेपी को और महाविकास आघाड़ी के बीच संबंध के सबसे निचले स्तर पर होने के बाद आई है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है शाहजहांपुर का शहीद उद्यान पार्क और इन दिनों अश्लीलता का अड्डा बनता जा रहा है। और यहाँ ठेकेदार के कर्मचारी समय से पहले पार्क में युवक युवतियों की एंट्री करके उनसे मनमाने पैसे वसूलते हैं। और कुछ दिन पहले इसी पार्क का एक अश्लील वीडियो भी वायरल हो चुका है जिसे पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद थाना सदर बाजार पुलिस ने पार्क में छापेमारी कर 2 जोड़ों को पकड़ लिया, जिसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दिया होगा ना आपको मैडम टिकट दिया था ना आपको? टिकट दिया था? टिकट आपने लिया था? कितने रुपए का टिकट दिया था? कितने का पैसे, कितने पैसे का टिकट दिया? 300 कितने का टिकट दिया था? 300 रुपए दिए थे। हम ऐसे ही हम 2 लोगों का, 1 लोगों का मैडम? हमको मतलब हम कॉलेज से आ रहे थे तो हम थक गए थे तो हम फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे वो बता तो दें। 300 रुपए का टिकट 1 लोगों का था।
और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को सत्तासीन टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में ही भिड़ गए। और वहीं बताया गया कि टीएमसी विधायक असीत मजूमदार और बीजेपी के मनोज तिग्गा ने एक दूसरे पर हमला किया और विधानसभा में सुबह से ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग शुरू कर दी। और इसी को लेकर टीएमसी के विधायक भड़क उठे और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई। और बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि वो बीरभूम में हुई हत्याओं पर चर्चा चाहते थे, जिस पर टीएमसी ने उनसे मारपीट की और बाद में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। और इसके बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में लगभग 25 बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सदन का आखिरी दिन होने के चलते हमने राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की और ऐसा न होने के बाद संवैधानिक तरीके से विरोध किया, जिसके बाद सिविल ड्रेस पहने पुलिसकर्मी और टीएमसी के विधायकों ने हमारे विधायकों को मारा। और उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस, उनके गुंडे और पुलिस के खिलाफ हमारा मार्च है और बंगाल में जो हालत है उसको लेकर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और अधिकारी ने यह भी कहा कि विधायक सदन के भीतर भी सुरक्षित नहीं है और तृणमूल के विधायकों ने हमारे 8 से 10 विधायकों के साथ मारपीट की। और इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी विधानसभा में अराजकता फैलाने के लिए नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में हमारे कुछ विधायक घायल भी हो गए और हम बीजेपी के इस कृत्य की निंदा करते हैं। केंद्रीय ट्रेड संगठनों ने 28 और 29 मार्च को श्रम कानूनों में बदलाव और केंद्र के निजीकरण के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। और इस दौरान बैंकिंग, रोडवेज, बीमा और वित्तीय क्षेत्र पर इसका असर भी पड़ा। और ट्रेड यूनियनों द्वारा हड़ताल के आह्वान का प्रभाव आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में दिख रहा है और यहाँ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। और वहीं इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और केरल में देखने को मिला है। और केरल में हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देश भी जारी किया और केरल उच्च न्यायालय ने सरकार को कर्मचारियों को भारत बंद में भाग लेने से मना करने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। और वहीं कोर्ट ने इस भारत बंद को अवैध करार दिया और पश्चिम बंगाल में बंद का असर साफ दिख रहा है। और यहाँ वाम मोर्चे के सदस्य कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया। और बंगाल की ममता सरकार ने इस भारत बंद का विरोध किया और सरकार ने किसी भी कर्मचारी को कोई आकस्मिक अवकाश या आधे दिन की छुट्टी देने से साफ मना किया। और सरकार ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है तो वो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल में भाग लेने से मना कर दिया और भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि वो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे और संघ ने इस भारत बंद को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी के राजस्थान से राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा ने रविवार को 2 साल सामूहिक दुष्कर्म मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की और दुष्कर्म के आरोपियों में एक कांग्रेस विधायक का बेटा भी है। और उन्होंने कहा कि विधायक का बेटा गिरफ्तार तो कर लिया गया लेकिन राजस्थान सरकार का रवैया जांच में निष्पक्ष नहीं है। और वर्मा ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ऐसे मामलों में राज्य सरकार ने क्या किया है ये सब जानते हैं। और सांसद ने कहा कि 2.5 सालों में 30,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें अधिकांश गरीब थी। और पुलिस के मुताबिक पिछले साल फरवरी में एक 15 साल की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें एक कांग्रेस विधायक का बेटा भी शामिल है। और पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा के तौर पर की। और इसके बाद गोटवाल ने ट्वीट किया कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक के बेटे ने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया और नाबालिग लड़की अपने विधायक के बाहुबल के आगे लड़ नहीं पा रही। और प्रियंका जी, आपके लिए रेल टिकट भेज रहा हूं और तुरंत जयपुर आइए क्योंकि राजस्थान में भी लड़कियां हैं और वो नहीं लड़ पा रही हैं।
वहीं प्रमोद सावंत ने दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कर्नाटक के सीएम बोम्मई और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। और शपथ के बाद अमित शाह के साथ प्रमोद सावंत और मंत्रियों की बैठक भी हुई। और वहीं आपको बता दें कि प्रमोद सावंत ने जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इनमें विश्वजीत राणे, रवि नायक, मोविन गोडिनो, नीलेश कैब्राल, सुभाष सिरोडकर, रोहन खुंटे, गोविंद गोडे और अतानासियो मोन्सेराते शामिल है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने वहां उपस्थित आम लोगों के साथ साथ नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया था। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो चुकी है और बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और उसका कहना है कि हाईकोर्ट ने कुरान की गलत व्याख्या की है। दरअसल हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराया था और अब तक ये मामला छात्रों और उनसे जुड़े संगठनों द्वारा उठाया जा रहा है। और वह सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित कई याचिका लंबित थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को देखते हुए इस मामले में जल्दी सुनवाई के आग्रह को खारिज कर दिया था। वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर मुस्लिम लड़कियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। वहीं पीएफआई ने कहा कि कर्नाटक की सरकार का सिर्फ मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाना साफ करता है कि इसका विभाजनकारी राजनीतिक उद्देश्य है और दुर्भाग्य से यह हाईकोर्ट भी ये देखने में असफल रहा। वहीं बयान में आगे कहा गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला हमारे देश के संविधान के मूल्य और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ है। और वहीं हिजाब मामले पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी देने वाले दूसरे आरोपी जमाल मोहम्मद उस्मानी को बेंगलोर पुलिस ने तमिलनाडु से पकड़ लिया और इससे पहले पुलिस ने कोवाई रहमतुल्लाह को भी पकड़ा था और ये दोनों ही तमिलनाडु के इस्लामी संगठन तौहीद जमात के सदस्य हैं और दोनों ने ऐलान किया था कि हिजाब को लेकर याचिका खारिज करने वाले जजों को जान से मार डाला जाएगा।